तत्व थे, फिर 56 तत्व हुए, फिर 63 तत्व हुए। उसी प्रकार से धीरे धीरे 118 तत्व हो गए। अब बात समझना है, इसमें कुछ बड़ी बात सीखनी है। 118 तत्वों को व्यवस्थित करना चाहिए। 118 तत्वों को किसी एक जगह पे अरेंजमेंट होनी चाहिए। तत्वों को कहीं ना कहीं तो सजा कर रखा जाना चाहिए, और यही तत्वों को सजा कर रखने के लिए एक बहुत सारी होड़ लग चुकी थी, और उसी होड़ को कहते हैं, तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक टेबल की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे कि पहाड़ा के एक व्यवस्थित करने के लिए 1 से 10 तक एक टेबल बना होता है, एक आपकी सारणी बना होता है। उसी टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो तत्वों को व्यवस्थित करने के क्रम को पीरियोडिक टेबल या उसी सारणी को आवर्त सारणी के नाम से जाना जाएगा। तो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? पीरियोडिक टेबल। इसी को शॉर्ट में हम कहीं कहीं पीटी भी लिखेंगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल ही है, या इसी को हम एक सारणी बोलते हैं दोस्त, और यही सारणी कहलाएंगे ना आवर्त सारणी। क्या? आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। अब इसी पीरियोडिक टेबल को हमें पढ़ने की कोशिश करनी है। बहुत लॉजिकल और बहुत कम शब्दों में इस टेबल को आपको पढ़ा देंगे। अब यह पीरियोडिक टेबल की बात जब आई तो इसमें 4 वैज्ञानिक का नाम आता है। तो पीरियोडिक टेबल हम डायरेक्ट नहीं लाएं, लॉजिक यही बताएं कि तत्व है जी, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बनता है उसे तत्व कहते हैं। और तत्वों को व्यवस्थित करने की जगह, व्यवस्थित करने की जो स्थिति होती है, जो टेबल होती है, जो सारणी होती है, उसी को पीरियोडिक, यहाँ पीरियोडिक आईसी है, पीरियोडिक टेबल या उसी को आवर्त सारणी। इसमें 4 वैज्ञानिक को नाम याद, 4 वैज्ञानिक को आपको नाम याद रखना है, और चारों वैज्ञानिक कौन कौन से थ्योरी दिया वो भी समझना पड़ेगा, तब जाकर एक पीरियोडिक टेबल समझ में आएगा। और जब पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएंगे तो तत्वों की हमें नॉलेज मिल जाएगी, फिर आसानी से हम कोई भी चैप्टर को लॉजिकल समझ सकते हैं। लेकिन ये केमिस्ट्री शुरुआत करने से पहले आपको तत्व की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही तत्व जब आपस में मिलेगा तो कंपाउंड या यौगिक बनाएगा। यही तत्व जब कार्बन से मिलेगा तो कार्बनिक यौगिक बनाएगा। यही तत्व जब कार्बन से ना मिलेगा तो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक बनाएगा। इसी प्रकार से सारी चैप्टर इसी से आपका मिले जुले रहेंगे। तो इस पीरियोडिक टेबल की जो होड़ में, पीरियोडिक टेबल की जो लॉजिक में जो थे वह 4 वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम था डोबरनियर साहब। ये गोबरनियर नहीं बोलना है, डोबरेनियर बोलना है। नाम क्या है? डोबरनियर साहब। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबरनियर। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक और आए, उनका नाम था भैया न्यूलैंड साहब। क्या? न्यूलैंड साहब आए। जब डोबरनियर फेल हुए तो न्यूलैंड आए, और जब न्यूलैंड फेल हुए तो मेंडलीफ साहब आए। क्या? मेंडलीफ साहब हैं। और जब मेंडलीफ साहब फेल होंगे, ऐसे इनको सफल असफल ना माना जाता है क्योंकि यही मेन शुरुआत ही की थे, तब आएंगे आपका मोसले साहब या हेनरी मोसले। कौन मोसले दोस्त? हेनरी मोसले साहब आएंगे। अब सुनो गौर से भैया, ये डोबरनियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोसले, इस 4 वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। 4 वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। इतनी लंबी याद नहीं था, शॉर्ट में याद रखो ना। डोबरनियर साहब ने दिया था त्रिक का सिद्धांत। क्या? ट्राइड्स थ्योरी दिया था। ये 3 तत्वों को एक साथ व्यवस्थित करने की बताए थे। तो डोबरनियर साहब अपन कौन सिद्धांत दिया था? तो त्रिक सिद्धांत दिए थे, ट्राइड्स थ्योरी दिए थे। जब बात करते हैं न्यूलैंड साहब, कौन बात करते हैं जी? न्यूलैंड साहब ने बात करते हैं तो ये अष्टक का नियम दिया था। कौन नियम?
अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड साहब, ऑक्टेव सीरीज दिए थे। जब बात करते हैं मेंडलीफ की, किसकी बात करते हैं, मेंडलीफ साहब की बात करते हैं, तो मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या द्रव्यमान को ही भार बोलते हैं, या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आधार पर चीज़ों को बताए थे। और जब बात करते हैं मोसले साहब की, तो मोसले ने परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पर बताए थे। परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या के आधार पर यह चीज़ों को समझाने की कोशिश किए थे। सबसे सफल किसको रहा, मोसले को। मेंडलीफ को कहते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का जनक कोई पूछे, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल पूछे, तो मोसले का नाम याद रखना, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी का जनक। आवर्त सारणी का जनक जब आपसे कोई पूछे तो आवर्त सारणी का जनक होंगे मेंडलीफ साहब। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो होंगे वह होंगे मोसले साहब। क्या, मोसले साहब। इसके शॉर्ट में एक ट्रिक भी लिख सकते हैं, DNMM। क्या, DNMM, 3-8 भार द्रव संख्या, 3-8 भार संख्या या 3-8 भार क्रमांक। एक सिंपल सी लॉजिक से ये चारों व्यक्ति का और उनके सिद्धांत को हम आराम से समझ सकते हैं, लेकिन इसे डिटेल्स में भी पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल हम पढ़ेंगे जी। डी से होते हैं डोबर्नियर और 3 से होते हैं त्रिक सिद्धांत। डी से अपन डोबर्नियर और 3 से होते हैं त्रिक सिद्धांत। एन से होते हैं न्यूलैंड साहब और 8 से होते हैं ऑक्टेव अष्टक का नियम। एम से होते हैं मेंडलीफ साहब और वह भार, परमाणु भार के आधार पर। और एक और एम से होते हैं मोसले साहब, वह परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो ट्रिक में क्या बोलना है, DNMM। क्या, DNMM, यही आपको 3-8 भार क्रमांक, 3-8 भार क्रमांक, यही चीज़ों को अभी समझना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आया कि सबसे पहले डोबर्नियर साहब आए थे, न्यूलैंड आए थे, मेंडलीफ आए थे और मोसले आए थे। ट्रिक में हमने एक छोटा सा सजाने की कोशिश किया है और ट्रिक में लिखा DNMM, 3-8 भार क्रमांक, 3-8 भार क्रमांक। 3 आपका डी से डोबर्नियर त्रिक का नियम दिया था, एन से न्यूलैंड अष्टक का नियम दिया था, एम से मेंडलीफ परमाणु भार के आधार पर बताया था, एम से मोसले परमाणु क्रमांक के आधार पर बताया था। अब फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ को बोलते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले को बोलते हैं। क्या, मोसले को हम बोलेंगे। अब हम चलते हैं डोबर्नियर के सिद्धांत क्या दिए थे। इधर की ओर हम आपके डोबर्नियर का सिद्धांत बताने वाले हैं कि डोबर्नियर का त्रिक का जो सिद्धांत था वो कुछ किस प्रकार से थे और किस प्रकार से लॉजिकल है, आपको समझने की कोशिश करना है। त्रिक सिद्धांत किसका जी, तो त्रिक सिद्धांत है सर डोबर्नियर का। आसानी से आप लोग बस खाली मेंटेन रखना। सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली रिक्वेस्ट फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अब सुनो ध्यान से, ये डोबर्नियर का त्रिक का सिद्धांत था। सबसे पहले डोबर्नियर साहब का ही हम ऑपरेशन कर देते हैं। ये डोबर्नियर साहब क्या थे, डोबर्नियर साहब जो थे वह आपकी जर्मन वैज्ञानिक थे और इसका पूरा नाम है जोहान वोल्फ्गांग डोबर्नियर। बस काम चलो डोबर्नियर से रखो। ये जर्मन के रहने वाले थे और ये जर्मन वैज्ञानिक थे डोबर्नियर साहब। डोबर्नियर जर्मन के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे और यह अपनी पहली बार जो सिद्धांत जो दिए थे 1829 में। लेकिन अगर पूछे कि यह काम कब से शुरू करना किया तो 1817 में शुरुआत हुआ था इसकी काम। अभी पब्लिश डेट ही आपसे पूछा जाता है कि यह अपने सिद्धांत को पब्लिश्ड कब किए थे, तो यह अपने सिद्धांत को पब्लिश्ड किए थे दोस्तों 1829 ईस्वी में। क्या, 1829 ईस्वी में यह अपने पब्लिश्ड किए थे। और ये पब्लिश्ड करने के बाद इनका लॉजिक क्या था, तो ये 3 तत्वों को एक साथ रखने की कोशिश करते थे।
कितने तत्वों को? 3 तत्वों को एक साथ रखने की कोशिश करते थे। और इन्होंने क्या बताया था कि 3 तत्वों को एक साथ रखा जाए। एकदम बढ़िया समझो, 3 तत्वों को एक साथ रखा जाए और 3 तत्वों को इन्होंने एक साथ रखा, 3 एलिमेंट्स को एक ही साथ रखा, 3 तत्वों को इन्होंने एक साथ रखा। और जब 3 तत्वों को इन्होंने एक साथ रखने की बात क्या किया कि 3 एलिमेंट्स को इन्होंने एक साथ, ठीक है, पहला तत्व, दूसरा तत्व और तीसरा तत्व। अब कुछ इस प्रकार से इन्होंने सजाया। मान लेते एक पहला तत्व है, दूसरा तत्व है और ये आपका 3 तत्व है। इन्होंने कहा कि 3 तत्वों में परमाणु द्रव्यमान, अगर पहला तत्व के परमाणु द्रव्यमान को दूसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान के साथ यदि जोड़ दिया जाए, तीसरा तत्व के, पहला तत्व के परमाणु द्रव्यमान को तीसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान के साथ यदि जोड़ दिया जाए और 2 से भागा दे दिया जाए, तो जो आंसर आएंगे वह दूसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान आ जाएंगे। ऐसा सिद्धांत इन्होंने बताया। फिर से सिद्धांत को समझो, एक फिर से लॉजिकल सोचो कि क्या बताया। कहा भैया पहला तत्व का परमाणु द्रव्यमान और तीसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ना है और जोड़ के 2 से भागा देना है, तो निकल के आ जाएगा दूसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान। इन्होंने कोशिश किया, बिल्कुल कोशिश किया। और यह लिथियम, Li की लिथियम होता है, सोडियम का संकेत A ने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पर ट्राई किया। इसका शॉर्ट में लिस्पो याद कर सकते हैं, लिसोपो, 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 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी कि लिसोपो, लिसोपो, यही बोलना है, लिसोपो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसे लिसोपो बोलते हैं। लिथियम के परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो लगभग में 7 आते हैं, 6.9 होते हैं। और पोटेशियम की परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो लगभग में 39 आते हैं। पहला तत्व की परमाणु द्रव्यमान प्लस तीसरा तत्व की परमाणु द्रव्यमान बटा 2, तो पहला तत्व की परमाणु द्रव्यमान लिथियम, तीसरा आपका पोटेशियम के 39 और बटा 2 करेंगे तो आगे आपका 46, 46 आएंगे और बटा 2 करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ना 23 आएगा। और जब मिलाया गया तो सोडियम की भी परमाणु द्रव्यमान अपन कितना था? 23 था। सोडियम का भी परमाणु द्रव्यमान जो था वह आपका 23 था, यानी कि सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान था वह भी अपना 23 था, 23 था। तो कहा बात तो बढ़िया है। इस प्रकार से इन्होंने खूब बढ़िया से कुछ तो चला। उसी प्रकार से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के भी साथ किए। एक कैल्शियम लिए, स्ट्रोंशियम लिए, बेरियम, लगभग में यहाँ भी हो गया। क्लोरीन लिए, ब्रोमीन लिए, आयोडीन लिए, यहाँ भी हो गया। सल्फर लिए, सेलेनियम लिए और टेलेनियम, यहाँ भी हो गया। लेकिन फंस गए यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक के पास जब पहुँचते हैं तो नाइट्रोजन की परमाणु द्रव्यमान लगभग 14 होते हैं, फास्फोरस की परमाणु द्रव्यमान लगभग 30 होते हैं और जब आर्सेनिक की परमाणु द्रव्यमान की हम बात करते हैं तो लगभग आपका 74.9 और 74-75 के आसपास होते हैं। ये अपना आपकी थी। अगर यहाँ पे हम जोड़ेंगे पहला तत्व नाइट्रोजन को लेंगे, दूसरा लेंगे भैया आर्सेनिक को, तो 14 प्लस से अगर हम 74 या 75, 74 मान लेते हैं और 2 से भागा देंगे तो यह 88 आ जाएगा, 88 या 89 आएंगे लगभग में, और कटेंगे तो ये आपका 44 पॉइंट कुछ, अगर यहाँ 89 अगर लिखेंगे तो पॉइंट में मान लो ना भैया 44 से आया और यहाँ 30 था, तो भैया ये दोनों में मिला? नहीं मिला। तो जब ये दोनों नहीं मिला तो यहाँ पे ये जो आपका डोवर्नियर, जो गोवर्नियर शॉर्ट में बोलेगा, डोवर्नियर साहब जो थे वो इनकी परमाणु सिद्धांत हो गया असफल और यह सक्सेस नहीं कर पाए। तब आए आपका न्यूलैंड साहब। क्या? न्यूलैंड साहब अपन
तब आएंगे। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अब समझते हैं हम लोग न्यूलैंड्स के बारे में। अभी आपको पढ़े हैं, आपको डी से मतलब डोवर्नियर के बारे में आप समझे। न्यूलैंड्स ने आपका ऑक्टेव सीरीज दिया था। अष्टक नियम इसका क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टेव सीरीज। बड़ा ध्यान से समझना कि ऑक्टेव सीरीज क्या है इनकी। ये आपकी न्यूलैंड साहब नियम दिए थे 1866 ईस्वी में दिए थे, और इन्होंने 56 तत्वों की खोजा था। 56 एलिमेंट्स उस समय यह डिस्कवरी कर पाए थे। 56 तत्वों की इनके पास क्या था दोस्तों, जानकारी थी। किनके पास, आपका न्यूलैंड्स के पास। न्यूलैंड्स का जो पहला तत्व था वह आपका हाइड्रोजन था, और सबसे अंतिम यानी कि 56वां तत्व जो खोजे थे, वह 56वां तत्व जो था वो आपका थोरियम था। किसका, न्यूलैंड साहब। अब न्यूलैंड ने क्या कहा था कि ऑक्टेव सीरीज आखिर ये है क्या सर। सिंपल सी लॉजिक समझना है ऑक्टेव सीरीज के बारे में, अष्टक का नियम के बारे में। इन्होंने ऑक्टेव सीरीज में सिंपल बात कहा कि हर पहला तत्व का गुण जो है उसके 8वें तत्व से मिलता है, फिर उसका गुण उसके 8वें तत्व से मिलता है। मतलब कि हर पहला तत्व का गुण उसके 8वें तत्व को मिलता है। जैसे हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन से मिलता है, लिथियम का गुण सोडियम से मिलता है, बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम से मिलता है। तो हर पहले तत्व का जो होते हैं प्रॉपर्टीज जो होते हैं उनके 8वें तत्व से मिलता है। और यही बात अपन कौन बोला था, न्यूलैंड। न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज बात आपका सही रहा, लेकिन कुछ जगह पर न्यूलैंड साहब हैं वो असफल हो गए। न्यूलैंड साहब ने 2-3 बात आपके ये बात समझाए थे कि हर इसका गुण उसके से मिलते हैं, और ये आपकी इसका जो डिस्कवरी में इनका जो प्रॉब्लम हो गया वो कोबाल्ट और निकेल के साथ हो गया। क्या, कोबाल्ट और निकेल के साथ इनके प्रॉपर्टी जो है मिल नहीं रहे थे। और उन्होंने कहा कि भारतीय संगीत में जैसे कि सारे गामा पादा नी है, कुछ इसी प्रकार से सारे गामा पादा नीसा, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर शब्द देते हैं, 2 नंबर रे को, 3 में गा को, 4 में माँ को, 5 में पा को, 6 में दा को, और 7 में बोलते हैं नी को। तो फिर बोलते हैं नीसा, यानी फिर नीसा। फिर आपका पहला का गुण ये आप किससे मिल रहा है, 8वां का। इसका गुण फिर नीचे र होगा तो र से मिलेगा, इसका गुण फिर नीचे ग होगा तो ग से मिलेगा। उसी प्रकार से तत्वों में इन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश किया और कहा कि हर पहला का गुण 8वां से मिलते हैं, लेकिन फंस कहाँ गए, कोबाल्ट और निकेल के पास। यह प्रॉपर्टी वहाँ काम नहीं कर रहा था। न्यूलैंड साहब की यह प्रॉपर्टी जो थे, न्यूलैंड साहब की यह गुण जो थी, वह गुण वहाँ पे नहीं पास किए। और इसमें एक और डिमेरिट यह रह गया था दोस्तों कि इन्होंने यह बात भी कहे थे कि ऑक्टेव सीरीज जो होते हैं ना, उसमें आपका कहा गया था कि 56 से ज़्यादा तत्व भविष्य में नहीं खोजा जाएगा। यह बात किसने बोला था, न्यूलैंड साहब ने बोले थे। न्यूलैंड साहब ने कौन सी बात बोले थे, तो न्यूलैंड साहब ने बस इतनी सी बात बोले थे कि भविष्य में 56 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं खोजे जा सकते हैं। उसके बाद आपका एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था आपका मोसले साहब, क्या मोसले नहीं, मेंडलीफ साहब। और जैसे ही अपना मेंडलीफ आया, और मेंडलीफ ने जैसे आया और यह 63 तत्वों की जानकारी दे दिया। अब जब 63, इन्होंने कहा था कि 56 तत्व से ज़्यादा तत्व नहीं खोजे जा सकते हैं। अब मेंडलीफ ने 63 तत्व की जानकारी दिया। जैसे ही मेंडलीफ ने 63 तत्व की जानकारी दिया, इनके नियम जो है अपने आप आपका डिमेरिट हो गए और इनके जो नियम है वो अपना असफल हो गया। तो किसका असफल हो गया, तो याद रखना है न्यूलैंड साहब का जो नियम है असफल है। तब आए आपका मेंडलीफ ने। अब ये आपकी उनके बाद कौन आएंगे, मेंडलीफ ने आएंगे। और मेंडलीफ भी अपने आवर्त सारणी देने की कोशिश किया। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दिया था 1872 में, अपनी आवर्त सारणी को यह पब्लिश किया था। 63 तत्व खोजे थे और यह अपना पब्लिश कब करेंगे, 1872 ईस्वी में मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को पब्लिश्ड किया था, अपने आवर्त सारणी को बताया था। कौन जी, मेंडलीफ। कब बताया था, 1872 ईस्वी में बताया था। कितना तत्वों की जानकारी तो 63 एलिमेंट्स यानी कि 63 तत्वों के बारे में बताया। और उन्होंने यह बात भी कहा था कि एज ए भविष्य में आपका 63 से ज़्यादा एलिमेंट खोजे जा सकते हैं। एज ए फ्यूचर में 63 से ज़्यादा एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं। और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को 63 तत्वों को यह आपका
आपकी पीरियड जो बताए आवर्त, जो इस टाइप के आवर्त होते हैं, जो आपका ऐसे ऐसे आवर्त होते ए वाले, ये जो आपकी आवर्त बनाए थे ना, वो आवर्त की संख्या इनका 7 था और ये आपके ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स की संख्या इनका था 8। यानी कि यह आपके 7 आवर्त, कितने आवर्त दिए, तो आवर्त दिए इन्होंने 7 और कहेगा कितना ग्रुप्स बनाए, कितना समूह बनाए, तो यह ग्रुप्स दिए थे आपका 8। पहली बार पीरियोडिक टेबल को सजाने की प्रयास जो है वो किसने किया था, तो पहली बार पीरियोडिक टेबल को सजाने का प्रयास जो है वो आपका मेंडलीफ साहब ने किए थे। यह आपका 7 पीरियड बनाए थे और 8 जो है वो अपन ग्रुप्स बनाए थे। 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स जो है यह कौन बनाए थे दोस्तों, तो यह बनाए थे मेंडलीफ। यह मेंडलीफ अपना बनाए थे। तो ये अपन 7 पीरियड 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार 7 पीरियड होते हैं, ए लाइन पीरियड होते हैं और ऊपर से जो लाइन आते हैं उसे हम ग्रुप्स बोलते हैं। इसीलिए मेंडलीफ को फादर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, यानी कि आवर्त सारणी का जनक इसे बोलते हैं। कौन सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक इसे बोलते हैं। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हम किसको बोलेंगे, मेंडलीफ साहब को। कितना एलिमेंट्स, तो 63 एलिमेंट्स खोजे थे, 63 तत्व खोजे थे और 63 तत्व खोजने के बाद यह भी कहे थे कि यह जो है वह आपके भविष्य में 63 ज़्यादा एलिमेंट खोजे जा सकते हैं। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को सजाया था और तत्वों को फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या मौलिक गुण के आधार पर भी, तो तत्वों को मौलिक गुण और परमाणु भार दोनों के आधार पर, मौलिक गुण और परमाणु भार ये दोनों के आधार पर यह तत्वों को सजाने का कोशिश कौन किया था, मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने तत्वों को सजाने की कोशिश किया था। अब यह आपकी परमाणु भार के हिसाब से सजाया तो सही। इन्होंने कहा था कि जिसकी परमाणु द्रव्यमान कम है वो पहले होंगे और जिसकी परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है वो बाद में होंगे। इस प्रकार से वह परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से कम करके, कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा, और इस प्रकार से उन्होंने क्या किए, तुम सजा लिए थे। कौन भैया, मेंडलीफ ने। अब मेंडलीफ ने भविष्य के लिए 3 खाली जगह भी छोड़ दिए थे। यह 3 ऐसे खाली स्थान भी यहाँ पे मेंडलीफ ने छोड़े थे। कितने खाली स्थान छोड़े थे, तो मेंडलीफ ने 3 खाली स्थान छोड़े थे। अब एक था स्कैंडियम, एक था आपका गैलियम और एक था अपना जर्मेनियम। यह 3 आपके तत्व उस समय नहीं थे। इसके जगह पर ये 3 तत्व जो है ये खाली छोड़े थे, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। स्कैंडियम की जगह पर इका बोरोन, इका बोरोन यहाँ भरे थे। इसके जगह पर इका बोरोन आपकी भरे थे और इनकी जो आपकी गैलियम है वहाँ इका एल्यूमिनियम, कौन, ये इका एल्यूमिनियम जो है वो आपकी गैलियम की जगह पर रखे थे। तो इसके जगह पर इका एल्यूमिनियम रखे थे और जर्मेनियम की जगह पर इका सिलिकॉन रखे थे। इका सिलिकॉन, तो इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये 3 जगह, स्कैंडियम, गैलियम और अपन जर्मेनियम, ये 3 तत्वों को खाली छोड़े थे और उसके जगह पर ये सारे तत्व रखे थे। इन्होंने अपने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया था। जैसे इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाने की कोशिश किए थे, तब यहाँ पे इनका भी समस्या आ गया था कोबाल्ट और निकेल के जगह पर। कोबाल्ट और निकेल में सबसे पहले कोबाल्ट को रखे थे और बाद में निकेल को रखे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोबाल्ट की परमाणु द्रव्यमान जो है निकेल से ज़्यादा था और निकेल का परमाणु द्रव्यमान कोबाल्ट से कम था। इसी प्रकार से आयोडीन और टेलेरियम में भी काम किए थे। टेलेरियम का परमाणु द्रव्यमान कम था और आयोडीन का ज़्यादा था। नियम के अनुसार आयोडीन के बाद में होना चाहिए और टेलेरियम को पहले होना चाहिए। नियम के अनुसार कोबाल्ट को पहले और बाद में और निकेल को पहले होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे और जब इनको बाद और पहले करते तो इनकी मौलिक गुण अगल बगल से मिलना बंद कर दिया था, मतलब इनकी और सारे प्रॉपर्टीज नहीं मिल रहे थे। तब इन लोगों भी, मेंडलीफ भी अपनी आवर्त सारणी को पूरा नहीं कर पाया और मेंडलीफ का भी आवर्त सारणी जो है
वह आपका असफल हो गए। लेकिन फिर भी ये आवर्त सारणी का सजाने की जो प्रयास किए थे वो सबसे पहले प्रयास किसने किए थे? तो सबसे पहले प्रयास जो है मेंडलीफ साहब ने किए थे। इसलिए फादर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल या आपका आवर्त सारणी का जनक जो है वह किसको मानते हैं? तो मेंडलीफ को मानते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखना है। तो अब रियल में जो आए थे पीरियोडिक टेबल, रियल में जो वर्तमान का जो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह किसने दिया? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मोसले दिया। और वह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 63 से ज़्यादा एलिमेंट आ गए और टोटल 118 एलिमेंट्स को सजाने की कोशिश किया आपका हेनरी मोसले। तो अब हम आते हैं हेनरी मोसले के पास। किसके पास दोस्तों? तो अब अपन आएगा हेनरी मोसले के पास। अब यहाँ पे हेनरी मोसले ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। आधुनिक आवर्त सारणी कौन देते हैं? हेनरी मोसले। हेनरी मोसले जो है वही आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी दी है। तो अब यहाँ याद रखना है हेनरी मोसले का नाम, हेनरी मोसले का नाम याद रखना है। और ही हेनरी मोसले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, क्या आधुनिक आवर्त सारणी दिए। अब यह आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए? तो सर याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले साहब दिए। कब दिए? 1913 ईस्वी में। कब? 1913 में। और टोटल जो है 118 तत्वों का यहाँ पे व्यवस्थित किए थे। 118 एलिमेंट्स यानी 118 तत्वों का व्यवस्थित जो है वो कौन किए थे? हेनरी मोसले। इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वह अपन किसको बोलते हैं? हेनरी मोसले को। तो इसे है ही हेनरी मोसले को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहेंगे। फादर ऑफ क्या बोलेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसे बोलेंगे। या इसे अपन क्या बोलेगा? तो सर इसको बोलेगा ना आधुनिक आवर्त सारणी का जनक या आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो है वह आप किसको बोलते हैं? तो वह बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले साहब को बोला जाता है। किसको? हेनरी मोसले साहब। कितना तत्वों को सजाने की कोशिश किया? तो इन्होंने 118 तत्वों की सजाने की कोशिश किया, जिसमें से इन्होंने आपका 7 पीरियड, जो इस टाइप के ऊपर से नीचे आपको दिख रहा होगा, ये अपना 7 ग्रुप्स बनाए, सॉरी 7 आवर्त बनाए, 7 पीरियड में रखे थे। और 7 पीरियड के साथ साथ यह 18 ग्रुप्स बनाए थे। क्योंकि इनके तत्व ज़्यादा थे तो समूह कितना बनाए थे? 18 समूह बनाए थे सर। आवर्त कितना बनाए थे? तो आवर्त जो था दोस्तों वो आपका 7 आवर्त 18 ग्रुप्स या 18 समूह, 7 आवर्त 18 समूह, फिर से 7 आवर्त और 18 समूह जो है यह सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने दिया। इसमें इनर्ट गैस एंड नोबल गैस इत्यादि के भी जानकारी इन्होंने दिया। तो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्तमान में जो है यही पीरियोडिक टेबल चल रहा है। वर्तमान में कौन सी भैया? तो वर्तमान में जो है यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहे हैं। अब समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को वह आपके कितने ब्लॉक में रखे थे। तो इसको 118 तत्वों को सजाने के लिए इन्होंने पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे के पूरे आवर्त सारणी में यह 4 ब्लॉक्स बनाए। 4 ब्लॉक्स मतलब यह 4 खंड बनाए। कितने खंड हुआ? तो 4 खंड ही बनाए साहब। अब इस 4 खंड में एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस प्रकार करके इन्होंने ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स डिवाइड किया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और अपन एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक। अब ये सर एस पी डी एफ का नामकरण क्यों किया? तो भैया वैसे तत्व जिनका जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाले, तो जो आपका एस ब्लॉक में आए उसको एस ब्लॉक में, जिसका अंतिम में पी आया तो उसको पी ब्लॉक में, जिसका अंतिम में डी आया वो डी ब्लॉक में, जिसका अंतिम में एफ आया वो आपका ए ब्लॉक में। आप सभी को पता है किस प्रकार से 1s1, 1s2 कुछ इस प्रकार से 1p, 2p इस प्रकार से कुछ जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलते हैं।
तो उतना दिमाग अभी नहीं लगाना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे अपन इसका चर्चा कर देगा। तो अब जो है यह कितना कालखंडों में, तो यह अपनी 4 खंडों में बांटा, यह अपनी 4 ब्लॉक्स में बांटा। अब इनकी कौन कौन से ब्लॉक्स है सर, तो आपके इन्होंने 4 ब्लॉक में एस ब्लॉक रखा, पी ब्लॉक रखा, डी ब्लॉक रखा और एफ ब्लॉक रखा। तो सबसे पहले एस ब्लॉक, फिर रखा पी ब्लॉक, फिर रखा आपका डी ब्लॉक और फिर रखा आपका एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक बनाए, एस, पी, डी और एफ। कुछ तत्वों को इन्होंने एस ब्लॉक में रखा था, कुछ तत्वों को इसने पी ब्लॉक में रखा था, कुछ तत्वों को उन्होंने आपका डी ब्लॉक में रखा और कुछ तत्वों को उन्होंने एफ ब्लॉक में रखा। तो एस पी डी, जो ए साइड वाले ब्लॉक आपको दिख रहा होगा वो एस ब्लॉक है, और उसके बाद वाला ब्लॉक आपका जो आपका ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 2 तक के ब्लॉक को एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के ब्लॉक को हम डी ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के ब्लॉक को हम पी ब्लॉक बोलते हैं, और जो सबसे नीचे में होते हैं उसे अपन क्या बोलेगा, एफ ब्लॉक बोलेगा। तो कितना खंडों में बांट दिया, तो दोस्तों ये 4 खंडों में बांटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस प्रकार से इन्होंने आपके ग्रुप्स को डिवाइड किया। जब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स थे, कितने ग्रुप्स थे, 2 ग्रुप्स थे आपका एस ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, यह दोनों को मिला देते हैं तो इसमें कुल तत्वों की संख्या जो था वह आपका 13 तत्व था। जब पी ब्लॉक की हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक की बात करते हैं उससे पहले हम डी ब्लॉक की बात कर ले, तो डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या आपका 37 है। और पी ब्लॉक की हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो पी ब्लॉक और आपका एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक में जो कुल तत्वों की संख्या है, एफ ब्लॉक में जो अपन कुल तत्वों की संख्या, सॉरी माफ करिएगा, ये पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 37 है। पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या अपन के हाथ ना 37 है। और ये आपका डी ब्लॉक की बात जब करते हैं तो डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या अपन 40 है, कितना है, 40 है। और एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 28 है, मतलब कि 28 है। अब सुनो ध्यान से, एस ब्लॉक में 13 तत्व, पी ब्लॉक में 37 तत्व, डी ब्लॉक में 40 तत्व, एफ ब्लॉक में 28 तत्व। टोटल तत्वों को हम ऐड करते हैं तो कुल कितना तत्व हो गए, 118 तत्व हो गए। कैसे सर, 13 और 37 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 90 में 28 जोड़ेंगे तो 118 ही आएगा। अब सुनो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला दिया जाए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला देने पर हम किस तत्व के नाम याद रखेंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को। डी ब्लॉक को कहा जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन को हिंदी में संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। कौन धातु जी, संक्रमण धातु या ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं। क्या, इनर ट्रांजिशन जो है वह अपन एस ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को बोलेंगे इनर ट्रांजिशन। अब यहाँ पे एस ब्लॉक में 13 तत्व था, पी ब्लॉक में अपना 37 तत्व था, दोनों मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कितना एलिमेंट्स होंगे, तो 13 और प्लस 37 करेंगे तो 50 तत्व जो है वह रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आ जाएंगे। ट्रांजिशन संक्रमण धातु, इनर ट्रांजिशन आपका एफ ब्लॉक को बोलते हैं, इसमें 28 तत्व है। और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, एक्टेनाइड सीरीज और लेंथेनाइड सीरीज। इसको एक बार फिर से रिकॉल करो। हमने क्या बताया, हेनरी मोसले आधुनिक आवर्त सारणी यही दिए थे।
कब दिए थे? 1913 में दिए थे। कितना तत्व दिए थे? 118 तत्व। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसको बोलते हैं? हेनरी मोसले को। कितना ग्रुप्स बनाए थे? जो ऊपर से नीचे तक उसको ग्रुप्स बोलते हैं, 7 ग्रुप। और जो इस प्रकार से है उसे बोलते हैं आपका माफ करिएगा 7 पीरियड्स बनाए थे, 7। और कितना ग्रुप्स बनाए थे? तो 18 ग्रुप्स। ये जो इस प्रकार से ऐसे खिंचा हुआ है उसे हम बोलते हैं आवर्त, और जो ए नंबर है उसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो ये अपनी अब कितने कालखंडों में बांटे? तो 4 खंडों में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और अपन क्या भैया? एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हेनरी मोसले के अनुसार कुल कितने कालखंडों में इसे डिवाइड किया गया? तो डिवाइड कर दिया गया 4 कालखंडों में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और आपका एफ ब्लॉक। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एस ब्लॉक की कहानी समझाते हैं आपको। एस ब्लॉक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? सबसे पहले एस ब्लॉक की हम कहानी की बात करते हैं। तो एस ब्लॉक जो होते हैं वो आपका एस ब्लॉक में आपका कितना तत्व आते हैं? तो एस ब्लॉक में आपका 13 तत्व, अभी तुरंत बताएं, 13 तत्व आते हैं। कितना ग्रुप्स आते हैं? तो 2 ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। ग्रुप 1 में जो है वो आपका हाइड्रोजन से शुरुआत होता है, फिर आपका लिथियम होते हैं, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, रेबिजियम होते हैं, सीजियम होते हैं और अपन फ्रेंशियम होते हैं। ये अपना ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिजियम, सीजियम और अपन फ्रेंशियम। किसकी बात करते हैं? ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है। इसके जस्ट बाद जो है वो अपना ग्रुप नंबर 2 है। और ग्रुप नंबर 2 की जब हम बात करते हैं, ग्रुप नंबर हम 2 की बात करते हैं तो इसमें आपका बेरिलियम से शुरुआत होते हैं, मैग्नीशियम से शुरुआत होते हैं, कैल्शियम से, स्ट्रोंशियम से, बेरियम और रेडियम से शुरुआत होते हैं। ये आपका कुल कितना तत्व है? तो इसमें कुल 13 तत्व 2 ग्रुप्स में हैं, एस ब्लॉक और एस ब्लॉक में। अब यहाँ पे एक ग्रुप नंबर 1 है और ये अपना ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन से शुरुआत होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिजियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, हलीना करे रब से फरियाद। हलीना ये आप जानते भी होंगे। ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, न से सोडियम, का आप करें पोटेशियम, रब से रेबिजियम और आप करें फरियाद से सीजियम और एफ से आपका फ्रेंशियम। इनकी परमाणु संख्या 1 होते हैं, इनकी परमाणु संख्या 3 होते हैं, इनकी परमाणु संख्या 11 होते हैं, इनकी जो परमाणु संख्या होते हैं वो आपका 19 होते हैं। क्या 19 होते हैं इनकी परमाणु संख्या। उसी प्रकार से इनकी परमाणु संख्या जो है आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे 1, 3, 11, 19, 37 होंगे। यहाँ पे आपका 37 होते हैं और यहाँ 55 होते हैं और यहाँ अपन कितना होते हैं? 87। थोड़ी सी इससे देख के आप एक बार मिला लेना इसकी परमाणु संख्या, आपका 37, 55, 87। तो ये सही है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सबसे पहले हम इसकी पोस्टमार्टम करते हैं। किसकी जी? हाइड्रोजन की पोस्टमार्टम करते हैं। हाइड्रोजन एक प्रकार की अधातु है। क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन एक प्रकार की अधातु है। तो इसमें धातु लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रेबिजियम है, सीजियम है और आपका फ्रेंशियम है। तो ये 6 गो को एक नाम दिया गया है। ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन को छोड़ के एक नाम दिया है, इसे कहते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल कहा जाता है। इसे क्षारीय धातु कहते हैं। रिकॉल करो, कौन धातु कहते हैं जी? तो इसे हम बोलेंगे ना क्षारीय धातु, या इसे हम बोलेंगे अल्कली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिजियम, सीजियम और अपन फ्रेंशियम, इसे अल्कली मेटल या इसे हम क्षारीय धातु के नाम से जाना जाएगा। अब लेकिन क्षारीय धातु में कौन शामिल नहीं है? तो हाइड्रोजन को छोड़कर ग्रुप नंबर 1 के सभी तत्व हाइड्रोजन के छोड़कर क्षारीय धातु में आएगा। ग्रुप नंबर 1 के सभी तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर क्षारीय धातु कहते हैं। ग्रुप नंबर 2 की हम बात करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये क्या होते हैं? तो
तो इसे हम बोलते हैं पृथ्वी क्षारीय धातु, या आपको कहीं कहीं मिलेगा मृदा क्षारीय धातु। पृथ्वी क्षारीय धातु बोलते हैं या इसे मृदा क्षारीय धातु बोलते हैं। ये आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन अधातु है। हाइड्रोजन जो है एक प्रकार के गैस है, और एक कैसी गैस है, तो हल्की गैस है। क्या हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन। अब हल्की गैस में कैसी है, तो हल्की ज्वलनशील गैस है, हल्की या ज्वलनशील गैस है। अब इसे क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे आवारा कण किसको कहते हैं, आवारा कण किसको कहते हैं, तो आवारा कण जो है इलेक्ट्रॉन को कहेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, आवारा कण बोलेंगे। आवारा तत्व हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के और क्या बोलते हैं, इसे भविष्य का ईंधन बोलते हैं। किसका ईंधन, भविष्य का ईंधन जो है ये हम हाइड्रोजन को बोलेंगे। और हाइड्रोजन से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान जो है वो सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान है दोस्तों वो सबसे क्या है, ज़्यादा है। किसका ऊष्मीय मान, तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा है। ये हल्की गैस है, ज्वलनशील गैस है, आवारा तत्व है। आवारा कण इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोलते हैं, ऊष्मीय मान इसका क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने आपकी बता दिया हाइड्रोजन के बारे में। अब हम समझते हैं लिथियम से कुछ क्वेश्चन। तो लिथियम ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। लिथियम जो होते हैं वो आपका सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम है। सोडियम के बारे में जब हम बात करते हैं तो सोडियम जो क्या है, यह आपका सोडियम सबसे ज़्यादा मुलायम है। क्या सोडियम जो है सबसे ज़्यादा मुलायम है। इसे पनीर की तरह चाकू से काटा जाता है और इसे हम मिट्टी तेल या किरोसिन तेल में रख सकते हैं। मिट्टी तेल या इसे हम किरोसिन तेल में रख सकते हैं। अगर यह मिट्टी तेल और किरोसिन तेल में नहीं रहेगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग पकड़ सकते हैं। क्या आग पकड़ सकते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। अब कुछ बातें और है, तो अब कुछ बातें और क्या है भैया, पोटेशियम की बात करते हैं। तो पोटेशियम का संकेत होता है के, और यह सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील किसका है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है वह अपन पोटेशियम का क्रियाशील जो है सबसे ज़्यादा है, सभी से रिएक्शन कर जाता है। पोटेशियम सभी से रिएक्शन कर जाता है। आपका रिबिजियम का कोई ज़्यादा काम नहीं है, सीजियम का अपना थोड़ा बहुत है। इसका प्रयोग सीजियम का जो है वह परमाणु घड़ी या उपग्रह वगैरह में लगाया जाता है। कौन घड़ी दोस्त, परमाणु घड़ी या उपग्रह में किसका प्रयोग करेंगे, तो हम सीजियम का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एस ब्लॉक से कुछ और बात आ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, एस ब्लॉक में कितना तत्व, तो एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स में कॉमन बात आपको लग रहा होगा कि सारी के सारी धातु इसमें हल्की होंगे, मुलायम होंगे, क्षारीय होंगे, क्रियाशील होंगे और अशुद्ध होंगे। तो एस ब्लॉक के बारे में समझाते हैं। एस ब्लॉक में कॉमन बात क्या है, सभी के सभी धातु हल्की है, अधिकांश धातु इसमें हल्की है। सभी के सभी धातु क्रियाशील है। क्या आपका क्रियाशील है, सब रिएक्शन करता है। एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। सभी के सभी धातु आपका हल्की है, क्रियाशील है, और क्या है, तो सभी के सभी धातु आपका मुलायम है। क्या मुलायम है, और सब किसी से रिएक्शन कर जाना। अगर आप किसी से जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप में मिक्सचर है, अशुद्ध ही है, तो आपका धातु जो है आपका अशुद्ध है। तो ये आपका एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, हल्की है, क्रियाशील है, मुलायम है और अपना अशुद्ध है। कॉमन बात सब में आपको आ रहा होगा, एक एक करके सारी बात समझ। अब समझते हैं बेरिलियम के बारे में। क्या बेरिलियम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बेरिलियम से सिंपल से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है बेरिलियम से। इसका कोडिंग है, ये तो पढ़ लिया, हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बे से बेटा से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और अपना रेडियम। बेरिलियम से कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, यूज थोड़ा बहुत जो भी है वो अपना मैग्नीशियम से है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, तो Mg होते हैं। आपका कैमरा जो लगा उसके फ्लक्स में, मोबाइल के जो आप फ्लक्स मारते हैं उसमें, तो कैमरा के फ्लक्स में, मोबाइल के फ्लक्स में और क्लोरोफिल में। तो मोबाइल का जो आप फ्लक्स बनाते हैं, मोबाइल का जो फ्लक्स लगाते हैं, इस फ्लक्स में क्या पाया गया है, तो मैग्नीशियम पाया गया है। कैमरा के फ्लक्स में क्या पाया गया है, मैग्नीशियम पाया गया है। और क्लोरोफिल में क्या,
क्लोरोफिल में क्या पाया गया है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अब बात करते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों के साथ साथ कैल्शियम दांत में पाया जाता है। हड्डी और दांत में क्या पाया जाता है? तो हड्डियों तथा दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। अब कैल्शियम चट्टानों में भी पाया जाता है। क्या? चट्टानों में भी कैल्शियम अपना पाया जाता है। स्ट्रोंशियम ज़्यादा कुछ नहीं है, बेरियम ज़्यादा कुछ नहीं, एक बनता है अपन रेडियम से। क्या? रेडियम क्या है? प्रतिदीप्त रोशनी के लिए। जैसे कि आप बचपन में होंगे तो अपने साइकिल के पीछे एक रेडियम लगा देंगे तो लाइट मारता है। तो प्रतिदीप्त रोशनी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रतिदीप्त रोशनी के लिए हम प्रयोग करते हैं ना, रेडियो का प्रयोग करते हैं, सॉरी रेडियम का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? प्रतिदीप्त रोशनी के लिए। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो ये अपना रेडियम का प्रयोग अपन प्रदीप्त रोशनी के लिए हम रेडियम का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी सारी बात अपन पढ़ना था किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। क्या? एस ब्लॉक्स में इतनी सारी बातें जो है हमें सीखना है और इतनी सारी बातें जो हमें है एस ब्लॉक में अंदर हमें पढ़ना है। तो अब तो समझ में आ गया क्षारीय धातु इत्यादि सब क्या होते हैं। ये सारी के सारी बात आपको आसानी से, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ और लॉजिकल हम सोचते हैं पीरियोडिक टेबल में, कुछ और लॉजिकल। तो सबसे पहले एस ब्लॉक के बाद हम कोशिश करते हैं पी ब्लॉक को समझने के लिए। क्या? पी ब्लॉक को समझने के लिए। तो अभी बताया थे कि पी ब्लॉक जो होते हैं वो आपका यहाँ पे समझिएगा, सारी के सारी स्लाइड में अपना पीरियोडिक टेबल देखना और यहाँ उसको मैच करना। अब यहाँ पे देखो भैया क्या होते हैं ये भैया पी ब्लॉक क्या होते हैं, इसी को तो समझना है। अब यहाँ पे पी ब्लॉक्स के बारे में, किसके बारे में जी? पी ब्लॉक्स के बारे में। अब हम समझते हैं पी ब्लॉक। अब ये आपका पी ब्लॉक्स या पी खंड के बारे में समझेंगे। अब ये पी ब्लॉक ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ, तो लास्ट में देखना ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के तत्व को पी ब्लॉक कहते हैं। और कुल कितना एलिमेंट्स है? तो 37 तत्व जो है वो आपका किस में है? तो आपका पी ब्लॉक्स में 37 तत्व है, 37 तत्व है। कहाँ जी? तो सर पी ब्लॉक में 37 तत्व की बात कही गई है। अब पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक की बात है। अब सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 शुरुआत होती है। तो ग्रुप नंबर 13 से जो शुरुआत होता है दोस्तों, वह आपका शुरुआत होगा ना, ग्रुप नंबर 13 से शुरुआत होगा बोरोन से। क्या? बोरोन से, एल्युमिनियम से, गैलियम से, इंडियम से और आपका थैलियम से। तो ग्रुप नंबर 13 बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि आप वहाँ देख रहे हैं बाल जयंती भी बोल सकते हैं, नहीं तो बाल बैगन आलू गाजर इन थैला, या तो बाल जयंती या तो बैगन आलू गाजर इन थैला। ऐसी कोई काम का ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकल समझने के लिए। ऐसे आप कंपटीशन में पढ़ रहे तो आपको बहुत सारा चीज़ों को आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा और पढ़ते पढ़ते आपको याद भी हो जाएगा। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब सुनो ध्यान से, ये जितना भी पी ब्लॉक्स वाले तत्व है ना, जितना भी पी ब्लॉक्स वाले तत्व है, वो सभी के सभी तत्व जो पी ब्लॉक्स वाले हैं, कौन ब्लॉक्स वाले? पी ब्लॉक्स वाले सभी तत्व जो है दोस्तों, वो फैमिली मेंबर बनाता है। जैसे कि फैमिली मेंबर क्या होता है? तो ग्रुप नंबर 13 शुरुआत हुआ है पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 का पहला तत्व कौन है? बोरोन है। तो इसको कहा जाएगा ना बोरोन फैमिली कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोरोन परिवार या बोरोन वर्ग, या इसे हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। तो किसको हम बोरोन फैमिली कहते हैं? तो ग्रुप नंबर 13 को अपन किस फैमिली के नाम से जानेगा? तो अपन बोरोन फैमिली के नाम से जानेगा। किसको? ग्रुप नंबर कितना को? आपका 13 को अपन बोरोन फैमिली कहेगा। अब यहाँ पे इसी प्रकार से आपका ग्रुप्स नंबर अपना 14 आएंगे। क्या आएंगे? 14 आपका ग्रुप्स नंबर आएंगे। वह शुरुआत कहाँ से होगा? तो वह शुरुआत जो होगा अपना कार्बन से होगा। कहाँ से होगा? कार्बन से होगा। पी ब्लॉक्स जो आपके ग्रुप नंबर 13 से शुरुआत होकर ग्रुप नंबर 18 तक चलते हैं। सारी बातें यहाँ पे हम लिख दी हैं। ग्रुप नंबर 13 को आपका
आपकी शुरुआत होती है बोरोन से, इसलिए इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। क्या होते हैं? बोरोन फैमिली इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे बोरोन फैमिली में क्या क्या आते हैं? तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैगन, आलू, गाजर, इन थैलस का ट्रिक है। फिर आपका ग्रुप नंबर 14 जहाँ शुरू होती है, ये होते हैं आपका कार्बन फैमिली। क्या होते हैं? कार्बन फैमिली। और कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और सीसा। काशी गए संत प्रभु। ग्रुप नंबर 15 से शुरुआत होता है नाइट्रोजन, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और अपन बिस्मुथ। ग्रुप नंबर 16 से शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन से इसलिए ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है और अपना पोलोनियम है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और अपना पोलोनियम। ग्रुप नंबर 17 जो है वो है यहाँ फ्लोरीन से शुरुआत होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटिन है। ये तो आप याद रखना। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ओस से टेपो, फिर कल बारात आएगी ऑटो से। इसको बोलते हैं हम लोग हाइलोजन वर्ग। इंपॉर्टेंट है। कौन सी वर्ग बोलते हैं? हाइलोजन वर्ग बोलते हैं। तो किस ग्रुप को हाइलोजन वर्ग कहा जाता है? तो ग्रुप नंबर 17 को अपन हाइलोजन वर्ग के नाम से जाना जाएगा। किसको? ग्रुप नंबर 17 को। तो इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटिन। अब जो ग्रुप नंबर 18 है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सभी के सभी तत्व अधातु है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये नाम मात्र के। ये ग्रुप नंबर 18 को निष्क्रिय गैस कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को अकीय गैस कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को इनर्ट गैस कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को इंग्लिश में नोबेल गैस कहते हैं। इसको आदर्श या इंग्लिश में आइडियल गैस कहते हैं। इसे सदृश गैस कहते हैं। इसे परमाणविक गैस कहते हैं। और इसमें इसके जो है आपका कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन या जीरो तत्व के नाम से जाना जाता है। किसको? ग्रुप नंबर 18 को। ये टोटल के टोटल जो हम खंड में बनाए हैं वो सारी के सारे पी ब्लॉक्स में है। कौन है? पी ब्लॉक। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 को बोरोन फैमिली चलते हैं। बोरोन एक प्रकार की उपधातु है। एल्युमिनियम जो है यह उभयधर्मी धातु है। बस इससे और कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ग्रुप नंबर 14 से हम बात करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और सीसा। कार्बन से बस यही है कि सबसे ज़्यादा यौगिक वाला तत्व कौन है? तो सबसे ज़्यादा यौगिक वाला तत्व जो है अपन कार्बन है, जो सबसे ज़्यादा यौगिक वाला तत्व है। कौन भाई? कार्बन। कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक वाले तत्वों में से आते हैं। कौन जी? कार्बन है। कार्बन जो है आपको, उसके बाद आपका सिलिकॉन। और कार्बन से एक और है कि कार्बन डेटिंग पद्धति से C14 से जीवाश्म की हम आयु पता कर सकते हैं। सिलिकॉन कोई खास नहीं। जर्मेनियम है, टीन है, टीन का संकेत SN होता है और सीसा का संकेत Pb होता है। तो टीन याद रखना, सीसा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट संकेत के लिए टीन और अपन सीसा को आपको याद रखना। टीन और किसके बारे में? सीसा के बारे में आपको सिंपल सी बात रखना है। यहाँ पे सिलिकॉन है। जब हम क्लास शुरुआत किए थे तो आसिये लोकोटोपे सोपे में कोडिंग बताया था। आसिये पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व का कोडिंग था। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो याद रखो यहाँ से एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व तीसरा तत्व में आते हैं। सिलिकॉन जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने तत्व दूसरा नंबर में आते हैं। और ऑक्सीजन यहीं पे है, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने तत्व है। उसके बाद हम करते हैं फास्फोरस की। ये आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस इसमें आधातु है। इस ग्रुप की उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 में चलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप से नंबर 15 को अपन क्या बोलेगा? तो ग्रुप से नंबर 15 को अपन बोलेगा ना नाइट्रोजन फैमिली कहेगा। और नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या आता है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। N से होता है नाइट्रोजन, P से होता है फास्फोरस, आर्सेनिक होते हैं, एंटीमनी होते हैं, बिस्मथ होते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग गाड़ियों के टायर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के टायर में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं। सफ़ेद फास्फोरस जो पानी में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को हम कहाँ रखते हैं? पानी में। पीला फास्फोरस को मिट्टी तेल में रखते हैं। और लाल फास्फोरस जो है जिससे आपका माचिस या हवा में काम करते हैं, ये आपके लाल फास्फोरस होते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ये आपको ग्रुप नंबर 16
ग्रुप नंबर 16 कहाँ शुरुआत है? तो ग्रुप नंबर 16 से है जो आपका ऑक्सीजन से शुरुआत है। क्या? ऑक्सीजन से, जिसे ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता तो आपका ऑक्सीजन है। एक आपका सल्फर, इसमें गंधक पाया जाता है। क्या? सल्फर में क्या पाया जाता है? गंधक। सेलेनियम टेलियम कोई खास नहीं। एक अपना होता है पोलोनियम। पोलोनियम और पोलोनियम है, यह सबसे ज़्यादा जो आपकी इसके बहुत, ये सबसे पहले तो ये मानव निर्मित तत्व, सबसे पहला मानव निर्मित तत्व अपना कौन है जी? तो सबसे पहला मानव निर्मित तत्व जो है अपना पोलोनियम है। और पोलोनियम से एक और सवाल भी ही बन सकते हैं, किससे दोस्तों? तो अपना पोलोनियम से। पोलोनियम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इनके पास, जैसे कि हाइड्रोजन होता है ना, 1H1 1H2 1H3, हाइड्रोजन का 3 जो होते हैं अवयव, डायट्रियम ट्यूट्रियम, ये सब जो होते हैं। उसी प्रकार सबसे ज़्यादा जो है ये आपकी इसमें क्या पाए जाते हैं? तो सबसे याद रखना, बहुत सारा इसका अवयव पाए जाते हैं पोलोनियम का, सबसे ज़्यादा 28 शायद इसका ए होते हैं। तो अब यहाँ पे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोटिन। ग्रुप नंबर 17 में आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और अपन क्या? एस्टोटिन है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टोटिन है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोटिन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन क्या होते हैं भैया? तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वह आपका कौन है? फ्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, खूब एग्जाम में आते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हम आगे पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन? आपका फ्लोरीन है। फिर आपका क्लोरीन। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। आयोडीन जो घेंघा रोग में काम आता है, और आयोडीन ठोस अवस्था में पाए जाते, इसका कोई नहीं। अब ग्रुप नंबर 17 को हाइड्रोजन वर्ग हमने समझ किया। ग्रुप नंबर 18 की बात करते हैं तो इसमें हीलियम आते हैं, नियॉन आते हैं, आर्गन आते हैं, क्रिप्टॉन आते हैं और आपका जिनॉन आते हैं, रेडॉन। इसे निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, आदर्श गैस, आइडियल गैस, सदृश्य, इसे परमाणु गैस के नाम से जाना जाता है। कौन भैया? तो ए वाले सारी बात आपको सर। अब सबसे पहले एक एक करके सारी चीज़ हम आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम आपका हीलियम का। किसकी बात करते हैं दोस्तों? तो हीलियम। तो हीलियम जो है वह आपका सबसे हल्की गैस किसमें है? तो अगर क्वेश्चन पूछे सबसे हल्की अकीर्य गैस, सबसे हल्की क्या? अकीर्य गैस, तो सबसे हल्की अकीर्य गैस जो है वो आपका हीलियम है। और यह हीलियम ज्वलनशील गैस नहीं है, यह अज्वलनशील गैस है। इसलिए गुब्बारों में हीलियम और हाइड्रोजन दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हीलियम का 85 से +% आपका होते हैं। तो गुब्बारों में हम किसका प्रयोग करते हैं ज़्यादातर? तो गुब्बारों में आपका हीलियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह अज्वलनशील गैस है। बोलो कौन गैस है बउआ? हीलियम जो है वह आपका अज्वलनशील गैस है। इसका प्रयोग अपन कहाँ करेगा? तो इसका प्रयोग जो है अपन करेगा गुब्बारा में। कहाँ करेगा? गुब्बारा में। और हीलियम का अंतर, तो वायुयान में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अब आता है नियॉन। तो बिजली के जो टेस्टर वगैरह होते हैं या रंगीन प्रकाश में, तो ये आपका नियॉन की बात हम यहीं पे कर लेते हैं। आइए दोस्तों नियॉन की बात करते हैं। ये तो हो ही गया अब ना। तो ये आपका बिजली के टेस्टर में आपका नियॉन का प्रयोग करते हैं। हीलियम से एक और याद रखना कि वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भर जाते हैं। किसके टायर में? वायुयान के टायर में हीलियम गैस भर जाते हैं। सबसे हल्की अकीर्य गैस हीलियम हो गया। नियॉन का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो जो बिजली वाला टेस्टर होते हैं ना, टेस्टर जो बिजली का टेस्टर होते हैं, वहीं पे आपका बिजली का टेस्टर में अपन कुछ की बात करेगा तो अपन नियॉन की बात करेगा बिजली का टेस्टर में। और कहाँ से? रंगीन प्रकाश में। क्या? रंगीन प्रकाश में हम किसकी बात करते हैं? तो नियॉन की बात करते हैं। अब आया आपका आर्गन। क्या आया? आर्गन। आर्गन का प्रयोग जो विद्युत बल्ब में, ऐसे विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन का भी प्रयोग होता है, आर्गन का प्रयोग होता है, मरकरी में भी आर्गन का प्रयोग होता है। तो विद्युत बल्ब, थोड़ा बहुत विद्युत बल्ब में हीलियम का भी प्रयोग हल्का फुल्का विद्युत बल्ब में किया जाता है। लेकिन अगर विद्युत बल्ब में ज़्यादा मात्रा में, विद्युत बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, विद्युत बल्ब हुआ, मरकरी हुआ, और अगर हम बात करते हैं विद्युत बल्ब, मरकरी और क्या भैया, तो अब यहाँ पे विद्युत बल्ब और खास करके मरकरी में अपन आर्गन का प्रयोग, इसमें विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन का भी प्रयोग होता है। क्या?
नाइट्रोजन का भी प्रयोग होता है, लेकिन नाइट्रोजन का प्रयोग कम होते हैं, लगभग 10 से 15% होते हैं। और आर्गन का प्रयोग जो होते हैं वह सबसे ज़्यादा होता है। किसका प्रयोग? आर्गन का प्रयोग सबसे ज़्यादा होते हैं। कहाँ जी? आपका विद्युत बल्ब में। क्रिप्टॉन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक हो गया जिनॉन। यह क्या करता है? सबसे ज़्यादा क्रिया करते हैं। जिनॉन जो होते हैं सभी से क्रिया कर लेते हैं, इसलिए जिनॉन को कहा गया अजनबी गैस। अजनबी गैस किसको कहते हैं? जिनॉन से, क्योंकि जो है आपका किसी से जाकर यह रिएक्शन कर जाता है, किसी जाकर क्रिया करता है। कौन भैया? तो आपका ए वाले जिनॉन सा है। अब हो गया रेडॉन। यह कृत्रिम गैस है और सबसे भारी गैस है। कृत्रिम गैस है और क्या होगा? आपका भारी गैस है। तो ये आपका सबसे कृत्रिम गैस में आ गए। सबसे कृत्रिम गैस आपका रेडॉन हो गए। और ये आपका भारी है, सबसे क्या? सबसे भारी है, सबसे भारी अकीर गैस आपका रेडॉन। उसके नीचे आपका ओजिसियम कुछ आते हैं, ये आपका मानव निर्मित है, तो ये आपका रेडॉन है। इतनी बात समझ में आया। जेनॉन से हम और कुछ प्रयोग कर सकते हैं, जेनॉन से हम और कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं जेनॉन से? तो भैया जेनॉन से हम क्या कर सकते हैं? गाड़ियों का हेडलाइट। हाँ, गाड़ियों के हेडलाइट में क्या लगे होते हैं? तो जेनॉन जो होते हैं ना, गाड़ियों के हेडलाइट में होते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में अपन क्या होगा? तो गाड़ियों के हेडलाइट में अपन होगा जेनॉन। तो ये अपना सबसे भारी गैस, सबसे भारी अकीर गैस आपका रेडॉन, सबसे हल्की अकीर गैस आपका हीलियम। इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम भी आपको इसको कहा जाता है। और सबसे ये जो मानव निर्मित जो है या कृत्रिम जो है वो आपका ओजिसियम भी है। तो उन सबसे नीचे लिखे होंगे आपको। इतनी सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? पी ब्लॉक के बारे में। देखिए पी ब्लॉक तो हो गया। एक होते हैं डी ब्लॉक। कौन सी ब्लॉक होते हैं? डी ब्लॉक होते हैं। तो डी ब्लॉक में जो आपका 13 से लेकर कहाँ तक? 13 से लेकर आपका जो 3 से लेकर 12 तक। तो डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ दोस्त? तो डी ब्लॉक जो है ना सर, वो 3 से लेकर अपना 12 तक होते हैं। तो 3 तक लेकर 12 तक आपकी डी ब्लॉक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 से लेकर 12 तक आपका डी ब्लॉक, इसमें सोना पाया जाता है, याद रखना है। इसमें चांदी याद रखना है, सोना चांदी। इसमें पारा, पारा का संकेत Hg, ये आपको याद रखना है। सोना चांदी पारा। इसमें प्लेटिनम, प्लेटिनम जो सबसे कठोर धातु, से धातु टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। इसमें प्लेटिनम जो पाए जाते हैं, ये आपका 2-4 आपको याद रखना है। सोना का संकेत Au आपका किस ब्लॉक में? तो आपका डी ब्लॉक में। चांदी का संकेत Ag, पारा का Hg, प्लेटिनम का Pt। ये कुछ ऐसे क्रोमियम वगैरह इसमें आपके आते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए वहाँ सब आपको क्रोमियम वगैरह इसमें आते हैं, मैग्नीज वगैरह इसमें आते हैं। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपका डी ब्लॉक्स नहीं है। अब डी ब्लॉक से ही आपको देखना, उधर साइड में कुछ होगा आपका, यहीं से कुछ काट के बनाया गया है एफ ब्लॉक। क्या बनाया गया है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आपका 2 सीरीज बनाया गया है। एक को बोलते हैं हम लैंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड सीरीज। अब लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, और एक को बोलते हैं एक्टेनाइड सीरीज। तो 2 सीरीज है जी, लैंथेनाइड सीरीज है और एक अपन क्या है? एक्टेनाइड सीरीज है। तो 2 सीरीज यहाँ से बनाया गया, लैंथेनाइड सीरीज और बनाया गया एक्टेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज जो है वह लैंथेनियम से नहीं शुरुआत होता है, वो सीरियम से शुरुआत होता है, सेरियम से। लैंथेनाइड से आपका सेरियम से आपका क्या होगा? अपना शुरुआत होगा। एक्टेनाइड से एक्टेनियम शुरुआत नहीं होगा, वह थोरियम से शुरुआत होता है। कहाँ से? थोरियम से शुरुआत होगा। और आपका लैंथेनाइड, लैंथेनियम और एक्टेनियम जो एफ ब्लॉक में नहीं है, डी ब्लॉक्स में है। जहाँ पे आपको कॉमन से ऐसे करके कुछ लिखा हुआ रहेगा, जहाँ आपको 2 कॉलम बना हुआ है डी ब्लॉक में, वहीं पे आपका लैंथेनियम एक में है और एक्टेनियम, और यहीं से उठाकर इसको यहाँ तक डाल दिया। तो एफ ब्लॉक में 2 सीरीज याद रखना है, लैंथेनाइड सीरीज, एक्टेनाइड सीरीज। क्या लैंथेनियम एफ ब्लॉक में नहीं है? लैंथेनियम कहाँ है? डी ब्लॉक में है। क्या एक्टेनाइड सीरीज में एक्टेनियम है? नहीं है। एक्टेनियम कहाँ है? तो आपका डी ब्लॉक में है। लैंथेनाइड सीरीज कहाँ शुरुआत होता है? सेरियम से। एक्टेनाइड कहाँ शुरुआत होता है दोस्तों? तो अपना थोरियम से शुरुआत होता है। कहाँ से? थोरियम से। अब इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब लॉजिकल कुछ सोचना है। अब लॉजिकल क्या सोचना है? तो सिंपल सी बात, आपसे 2-3 सवाल इसमें से और बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? एक आपसे ग्रुप से पूछा जाएगा, और या तो आपका ब्लॉक पूछा जाएगा, या तो कौन आवर्त में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी को अगर निकालने सीख गए, और लास्ट है आपका पीरियोडिक टेबल का ग्रुप से निकालना या फिर अपना ब्लॉक से निकालना, कौन सा ब्लॉक में कौन तत्व है और कौन सा ग्रुप में कौन तत्व है। ये चीज़ों को निकालने के लिए हम बहुत आसानी ढंग से सीख सकते हैं। दोस्तों अब इसको कैसे सीखना है सब?
कैसे हम ग्रुप्स निकाल सकते हैं, कैसे आवर्त निकाल सकते हैं, कैसे ब्लॉक निकाल सकते हैं, यही बात हमको समझना है। कैसे ग्रुप्स, कैसे आवर्त और हमें कैसे ब्लॉक निकाल सकते हैं, ये बात हमको बहुत आसानी ढंग से क्या करना होगा, तो अपना समझना होगा।